नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहते हैं जिसे। तो उनमें मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, जिसमें आज हम बात करेंगे वेरियस केसेस के बारे में। जैसे आपका हो गया खालिद मुजीब केस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस, एजेंसीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं क्योंकि उन्हें मीन दिया जाता है एज एन अथॉरिटीज़ और स्टेट के अंदर। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अभी फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स जिनको हम कहते हैं मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैग्ना कार्टा जिसे हम रिलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से, जो कि रिटन डॉक्यूमेंट है, इसे इंग्लैंड में बनाया गया था 1215 में। और जब इंडिया में फंडामेंटल राइट्स बनाए जा रहे थे तब हमने यूएस के बिल ऑफ राइट्स से हेल्प ली थी। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है हमने यूएस से लिए हैं, बिल ऑफ राइट्स से, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आते हैं। और पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करना, सिक्योर पॉलिटिकल फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो भी पॉलिटिकल फ्रीडम होते हैं या फंडामेंटल राइट से सिक्योर किए जाते हैं, और जो सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम होते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से सिक्योर किए जाते हैं। पर फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं, इसके 2 रीज़न हैं। किसी भी इंडिविजुअल के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जिनके बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग डिग्निफाइड मैनर में एग्जिस्ट या सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब ये जो एग्जिस्टेंस इन डिग्निफाइड मैनर है, तो ये तो आपको पता ही चल गया फंडामेंटल राइट्स में। अब हम बताते हैं चलो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के होते हैं। जैसे इट एक्ट एज अ चेक ऑन अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द स्टेट, मतलब कि स्टेट के जो भी अनलिमिटेड पावर्स होते हैं, जो भी आर्बिट्ररी पावर्स होते हैं, उन पर फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं, तो वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरा, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं। तीसरा, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट नेचर, मतलब कि ये एब्सोल्यूट नेचर के नहीं होते हैं, उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है। चौथा, सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंडेड हो जाता है, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो बाकी फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर सकते हैं। सिर्फ 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं कर सकते। वो हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दोस्तों याद रखना, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, जिसको प्रेसिडेंट सस्पेंड नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। पहला, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पर 1978 के 44th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 9(1)(f) और आर्टिकल 31 का जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो डिलीट कर दिया गया, और उसे आर्टिकल 300 में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 जो कि स्टेट की डेफिनेशन देता है, ऐसे ही सिमिलर डेफिनेशन आपको आर्टिकल 36 में भी मिलेगी, पर जो आर्टिकल 36 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी है वो पार्ट 4 के लिए वैलिड है। जो आर्टिकल 12 में दी गई है वो पार्ट 3 के लिए है। यह डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स में वैलिड नहीं है। आर्टिकल 12 स्टेट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड करा है: एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव स्टेट। थर्ड, लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज के अंदर आएगा आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। और फोर्थ है अदर एक्टिविटीज। और जब आर्टिकल 12 की बात करते हैं तब 2 मेन क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं।
जैसे ये जो टर्म है लोकल अथॉरिटीज़, ये कितना वाइड है और किन किन कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं इसमें। और दूसरा ये भी सवाल आता है, क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में फॉल होगा या नहीं, जुडिशरी को हम स्टेट बोल सकते हैं या नहीं। अब हम आर्टिकल 12 के केस लॉज, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम केसेस की बात करेंगे, तो उसी में से सबसे पहला केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस सांताबाई का केस। इसमें हमें न्यू टर्म मिला एजस्डन जेनरेसिस, मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो अथॉरिटीज जो गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, सिर्फ वो ही अदर अथॉरिटीज की मीन होंगी, स्टेट में आएंगे मतलब। और दूसरा केस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल केस, क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिक स्टैट्यूट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर मीनिंग दिया और इससे फर्क नहीं पड़ता कि अथॉरिटीज गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं या नहीं। अगर कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई है तो वो अदर अथॉरिटीज के मीनिंग में आएंगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट केस जो कि थर्ड है सुखदेव वर्सेस भगत राम केस, स्टैट्यूटरी LIC ऑब्लिक ONGC ऑब्लिक IFC। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सारी स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे LIC, ONGC, IFC ये सभी अदर अथॉरिटीज होंगी, स्टेट की डेफिनेशन में फॉल होंगी। नेक्स्ट केस है RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस, एजेंसी ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटैलिटी। फेमसली इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी केस भी कहते हैं। इसमें हमें एक नया टर्म मिला एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि स्टेट की कोई भी एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाती है वो अदर अथॉरिटीज के अंदर आ जाती हैं, मतलब कि वो स्टेट के अंदर फॉल होती हैं। अब हम चलते हैं फिफ्थ केस में, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट डिफाइन किया ये देखने के लिए कि कोई बॉडी अदर अथॉरिटीज में के केस में आएगी या नहीं। इसके क्राइटेरिया क्या क्या हैं? पहला, एंटायर शेयर कैपिटल, मतलब उस कंपनी का एंटायर शेयर कैपिटल स्टेट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। दूसरा, डीप परवेजिव कंट्रोल, गवर्नमेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन में डीप एंड परवेजिव कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तीसरा है पब्लिक इंपॉर्टेंस, वो अथॉरिटी जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए। चौथा है मोनोपोली स्टेटस, वो जो कॉरपोरेशन है वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करनी चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंटैलिटी को हम अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में लेंगे, वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल होगी। अब नेक्स्ट केस है सिक्स्थ केस, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, मतलब कि भारत पेट्रोलियम इज अ स्टेट। इसमें यह कहा गया है कि भारत पेट्रोलियम स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। अब हम बात करते हैं क्या जुडिशरी स्टेट होगा या नहीं, तो उसका केस है ये प्रेमचंद्र गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशरी अपनी रूल मेकिंग पावर एक्साइज करती है तब वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। और उसको आंसर किया, किसको आंसर किया? नेक्स्ट केस को, जो कि है AR अनुतुल्य वर्सेस RS नाइक के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के साथ जिसके बेंच ने ये कहा कोर्ट ऐसे कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं कर सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करा गया। पहला नॉन जुडिशियल फंक्शन स्टेट, दूसरा जुडिशियल फंक्शन नॉट स्टेट। मतलब कि जब भी नॉन जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है तब वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, पर जब भी कोर्ट जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेगी तो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।